नमस्कार, स्वागत है आपका मनभावना क्लासेस की टू द सीरीज ऑफ साइंस में। और आज ये साइंस की 4th सीरीज है जिसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पाचन तंत्र का। और आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम 3 सीरीज पढ़ चुके हैं जिसमें हमने दांत, जीभ और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। आज फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो मुख्य गाँव में हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रह गए थे, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुंचती रहें और आप तैयारी को अपनी सुनिश्चित करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रिस्का। तो देखिए, बात करें अगर ग्रिस्का की तो ग्रिस्का जो है उसमें कोई भी पाचन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण इस भाग में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है और ग्रिस्का में क्रमाकुचन गतियां होती हैं जिसकी सहायता से भोजन को आमाशय में प्रवेश किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ग्रसनी पर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है जिसे हम एपिग्लोटिस ढक्कन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, यही भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और कई बार क्या होता है कि भोजन का टुकड़ा जब हम भोजन करते हैं तो जब भोजन का टुकड़ा श्वास नली में अगर प्रवेश कर जाता है तो जो हमारा डायफ्राम होता है उसमें लगातार संकुचन और शीतलन की क्रिया होने लगती है, जिससे वहाँ से एक ध्वनि का निर्माण होने लगता है, यानी एक ध्वनि उत्पन्न होने लगती है जिसे हम हिचकी बोलते हैं। तो हिचकी का यही कारण होता है कि जब भोजन हमारा श्वास नली के माध्यम से प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर डायफ्राम से टकराकर संकुचन शीतलन की प्रक्रिया होने लगती है जिससे हिचकियाँ आने लगती हैं। अब बात करें आमाशय की तो देखिए, आमाशय से भोजन जैसे ही प्रवेश करता है, यानी ग्रिस्का से भोजन जैसे ही आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय में उपस्थित जठर जो ग्रंथियां होती हैं हमारी आमाशय में उपस्थित, वो जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करने लगती हैं, यानी जठर रस का उत्पादन करने लगती हैं। यानी कि जब भोजन ग्रिस्का से आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय में हमारी जो जठर ग्रंथियां उपलब्ध होती हैं वो जठर रस का स्राव करने लगती हैं। अब बात करते हैं जठर रस की। तो देखिए, जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.2 से 1.4 होता है। बात करते हैं जठर रस में सम्मिलित पदार्थ। तो जठर रस में एक तो HCl होता है और पेप्सिनोजन, श्लेष्मा, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन, ये 5 इम्पॉर्टेंट पदार्थ जठर रस में सम्मिलित होते हैं, यानी इन्हीं पांचों से मिलकर के जठर रस बनता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वह भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव या कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और यह भोजन को अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन को अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HCl। उसके बाद यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, पेप्सिनोजन से रिएक्शन होती है HCl की उपस्थिति में। जो पेप्सिनोजन की रिएक्शन HCl की उपस्थिति में होती है तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है पेप्सिन। अगला टॉपिक है हमारा एसिडिटी, अम्लीयता, जिससे हम सभी वाकिफ हैं। गर्मियों में अधिकतर देखा होगा आपने, हम सभी को एसिडिटी होने लगती है। उसका कारण क्या है वो यहाँ पर जानेंगे, उपाय क्या वो भी जानेंगे। तो आखिर में
एसिडिटी होती क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो HCl है, तो जब HCl का संपर्क जो हमारा आमाशय है उसकी दीवारों से होने लगता है, तो जो आमाशय की दीवारें उनमें जलन होने लगती है। यानी जब HCl का संपर्क आमाशय की दीवारों से होने लगता है तो आमाशय की दीवारों में जलन होने लगती है, जिसे अम्लीयता कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है उसकी बात करें तो देखिए, कारण की बात करें तो जैसे हमारा है धूम्रपान तथा चिंगम के सेवन से। यानी यदि हम धूम्रपान अधिक करते हैं, चिंगम खाते हैं, तो वहाँ से भी इसका कारण बन जाता है। दूसरा कारण है भोजन का समय अनियमित होना, यानी भोजन खाने का कोई समय निश्चित ना होना, यानी जब मन चाहा तब खा लिया, तो इससे भी एसिडिटी का स्राव होता है। दूसरा बात करते हैं अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी तथा अल्कोहल का सेवन। यानी अगर आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल लेते हैं तब भी ये एसिडिटी को बुलाता है। और अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन करें, यानी अगर हम ज़्यादा मसालेदार सब्जियां खाते हैं तो वहाँ से भी एसिडिटी होने का चांस रहता है। अब बात करते हैं हम इसके उपाय की। तो उपाय में बात करें तो देखिए उपाय क्या है कि अम्लीयता को दूर करने के लिए एंटी एसिड का सेवन, यानी कुछ एंटी एसिड्स आते हैं जिनका सेवन हम करते हैं इससे बचा के, जैसे इनो वगैरह आती हैं, ग्लूकोज वगैरह, तो ये सब एंटी एसिड होते हैं। एंटी एसिड में दरअसल होता क्या है, तो एंटी एसिड के रूप में दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। यानी जो एंटी एसिड यानी इनो वगैरह होती हैं, इनमें क्या होती है, दुर्बल क्षार होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है एंटी एसिड के रूप में। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है MgOH का होल ट्वाइस, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैं लगा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो इसको आपको ध्यान रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का। अब यहाँ पर एक रिएक्शन होती है HCl के MgOH के साथ, MgOH के ट्वाइस के साथ, जिससे क्या बनता है, MgCl2 बनता है प्लस H2O बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, बहुत ही तीव्र रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है पेप्सिनोजन। ठीक है, इसकी बात करें तो ये जो पेप्सिनोजन होता है यह निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, और ये जो होता है सक्रिय कब होता है, तो ये जो है HCl के द्वारा सक्रिय किया जाता है, यानी HCl की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। ठीक है, HCl की उपस्थिति में ये सक्रिय होता है, और यहाँ पर रिएक्शन होती है पेप्सिनोजन की HCl की उपस्थिति में। ठीक है, HCl की उपस्थिति में यहाँ पर पेप्सिनोजन की रिएक्शन होती है, जिससे पेप्सिन प्राप्त होता है। और जो पेप्सिन प्राप्त होता है यहाँ पर, यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और हमारे शरीर में प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन है वो कहाँ होता है, वो आमाशय में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर एक रिएक्शन और नीचे होती है, छूट गया है, यहाँ पर होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की होती है पेप्सिन की उपस्थिति में, तब हमें क्या मिलता है, पेप्टान मिलता है। ठीक है, पेप्टान मिलता है प्लस, और यहाँ पर डाईपेप्टान मिलता है। ठीक है, डाईपेप्टान यानी केवल पेप्टान प्लस डाईपेप्टान, दो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो प्रोटीन की रिएक्शन हम पेप्सिन की उपस्थिति में कराते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा की अगर हम बात करें, श्लेष्मा की अगर बात करें तो देखिए ये जो होता है ये पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, हमने देखा होगा हम लोगों ने ज़्यादातर, ये पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, और ये जो है वो आमाशय की जो दीवारें होती हैं उनके चारों तरफ लिपटा रहता है। और श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है श्लेष्मा का कार्य कि श्लेष्मा क्या करता है। श्लेष्मा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो हमारा आमाशय है उसकी दीवारों की रक्षा करता है, यानी सुरक्षा करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट एक आ जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज। तो अगर इसकी बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो एंजाइम
एंजाइम और वसा का पाचन करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम और वसा का पाचन करता है। और यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्शन होती है वसा की गैस्ट्रिक लाइपेज की उपस्थिति में, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज की उपस्थिति में वसा की रिएक्शन होती है, जिससे में दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, एक तो वसीय अम्ल प्राप्त होता है और एक ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा जो है वो है रेनिन। रेनिन की बात करें तो ये रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है और ये माता के दूध में उपस्थित जो कैसीन होता है उस कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, यानी जो कैसीन प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। और यहाँ पर रेनिन की उपस्थिति में एक रिएक्शन होती है कैसीन की, ठीक है। इस रेनिन की उपस्थिति में कैसीन प्रोटीन जो है हमारा उसकी रिएक्शन होती है, जिससे हमें पैरा कैसीन मिलता है, ठीक है। पैरा कैसीन मिलता है। और उल्टी के समय जो भोजन आता है वो आमाशय से मुख गुहा में आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बाई चांस पूछ ले जाता है कि उल्टी के समय भोजन कहाँ से आता है, तो उल्टी के समय भोजन जो है वो आमाशय से मुख गुहा में आता है। और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको जिसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। आपको पीएच मान इसका बताना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पर पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है आपके 1 से 2 होता है, दूसरा ऑप्शन 1.2 से 1.4 होता है, तीसरा 1.4 से 1.6 होता है, चौथा 7.4 होता है, पाँचवा 6.4 से 7.4 होता है। सही आंसर जो है वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, जिससे मुझे भी पता लगे हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों तरह के एग्ज़ाम की तैयारियाँ करवाई जाती हैं। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पिंटरेस्ट, वेबसाइट है हमारी www.manbhavna.com पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप उसका आनंद लेते रहें। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो नमस्कार, धन्यवाद, बाय।